दोस्तों, स्वागत है ये सेशन के लिए। हम ये सेशन में परियोजना नियंत्रण और नेटवर्क का माध्यम से ये कैसा किया जाता है वो जानने के लिए हम यहाँ समावेश हो गया है। ये सेशन के अंतर्गत हम 8 बिंदुओं का ध्यान दे देंगे। तो पहली जो बात होगी वो अभी ये प्रोजेक्ट में बहुत सारा एक्टिविटीज़ जो होता है उसको विविक्तीकरण करके हम कैसे देखते हैं, वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स जो बोलते हैं वो कार्यक्रम का विविक्तीकरण कैसे करते हैं ये देखेंगे। ऐसे ही एक गैंट चार्ट कैसे बनता है, ये किस चीज़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या हमको फ़ायदा होगा ये देखने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे ही नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क्स प्रोजेक्ट नियंत्रण परियोजना नियंत्रण में हमको कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे वो भी देखेंगे। ऐसे ही नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है, इसमें हमको क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होती है, इससे हम कैसे क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट नियंत्रण में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखेंगे। साथ साथ हम स्लैक्स और फ्लोट्स इसके बारे में भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये सेशन के अंतर्गत में हम शुरुआत करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स का। ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स में या वर्क विविक्तीकरण में हम क्या क्या करते हैं। ये कोई एक्टिविटी परियोजना में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होगा, टास्क्स होगा, उसको तो क्या क्या लेवल पे क्या क्या करना है ये जानने के लिए हम ये वर्क स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटीज़ का टाइम स्केल के अंतर्गत उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए गैंट चार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस भी देखेंगे। ये फुल्करसंस रूल्स क्या होती है एक्टिविटी नेटवर्क ड्राइंग करने में वो देखने के लिए कोशिश करेंगे। और डिज़ाइन क्रिटिकल पाथ और स्लैक्स और फ्लोट्स के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं ये वर्क का विविक्तीकरण कैसे करते हैं परियोजना का। इसमें तो अलग अलग तरीक़ा में हम कर सकते हैं। तो एक तरीका है कौन सा काम कौन क्या कर रहा है वो देख के उसको हम कर सकते हैं। इसमें हम एक उदाहरण के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है वो लोग क्या कर रहा है, और कोई प्रोजेक्ट टीम है वो क्या कर रहा है, या कुछ लोगों को हम कुछ कार्य सौंप दिया वो क्या कर रहा है, वो एजेंसी ओरिएंटेड का विभक्तीकरण है। और दूसरा है फंक्शन ओरिएंटेड विभक्तीकरण है। इसमें क्या करते हैं डिपार्टमेंट्स देखते हैं हम कौन कौन डिपार्टमेंट क्या क्या काम कर रहा है। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होगा या कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। ऐसी स्ट्रक्चर को हम ये फंक्शन ओरिएंटेड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तीसरा है परियोजना कभी कभी बहुत सारे लोकेशंस में होता है। ये मल्टी लोकेशन में होने वाला प्रोजेक्ट है, उसके लिए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। और कास्ट की माध्यम से हम देखा जाता है कभी कभी वो कुछ कई जगह पे हमको कास्ट सेंटर जैसा एक्टिविटी सब है वो कास्ट एसोसिएटेड है, इसलिए उनको कास्ट सेंटर बोलते हैं, उसकी माध्यम से हम देखते हैं। अंत में एक लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे लाइफ साइकिल हैं। इसमें हमको क्या क्या स्थायी में लेकर हम टीम्स बना रहा है वो देख के भी हम वर्क ब्रेकडाउन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइडेंटिफिकेशन है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं। ये यहाँ एक बोर्ड पे एक पिक्चर है, इसी के अंतर्गत वो फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर है उसको तो दिखाया गया है। उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, वहाँ इंजीनियरिंग का डिवीज़न है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डिवीज़न है, प्रोक्योरमेंट का डिवीज़न है, और ये डिवीजन्स के अंदर फिर छोटा छोटा ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके ये फंक्शन के रूप में फिर बनाया गया है।
ये फंक्शन बेस्ड स्ट्रक्चर का एकमात्र उदाहरण है। अभी गैंट चार्ट जानने के लिए कोशिश करेंगे। गैंट चार्ट में क्या होता है? गैंट चार्ट में दो चीज़ हम देखते हैं। एक तो टाइम स्केल है कि शायद वो आवर्स होगा, वीक्स होगा, महीने होगा, ईयर्स होगा, ऐसे ही टाइम स्केल बनती है। ये टाइम स्केल की साथ साथ हम देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो वर्टिकल लाइन में दिखा जाता है या टाइम स्लॉट्स हमको एक टॉप लाइन में दिखा जाता है। ये इसी की माध्यम से उसका ये बनाया जाता है। कैसे बनते हैं वो? हर एक एक्टिविटी को एक स्टार्टिंग टाइम होगा, एक स्टार्टिंग डेट होगा या फिनिशिंग डेट और फिनिशिंग टाइम होगा। इसी के हिसाब से वो बार चार्ट तो फिलअप करते हैं। ये चार्ट बनाने में क्या फ़ायदा है हमको एक सुविधा ये होती है, ये चार्ट देख के हम ये जान सकते हैं कौन सा एक्टिविटीज़ करने में हम आगे बढ़े हैं, कौन सा एक्टिविटीज़ में पीछे रह गया है। वो देख के हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं देखने के लिए ये गैंट चार्ट बहुत उपयुक्त चीज़ है। अभी एक गैंट चार्ट का उदाहरण आप देख लीजिए। यहाँ वो ऊपर टॉप लाइन में आपको तो वर्क का वीक्स लिखाया गया और ये वर्टिकल लाइन में बहुत सारा एक्टिविटीज़ लिखाया गया है। ये इसी के अनुसार आप देख सकते हो कुछ एक्टिविटीज़ को हम शुरुआत एक साथ कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरा एक्टिविटी चालू कर सकता है। ऐसी चीज़ जानने के लिए ये गैंट चार्ट या बार चार्ट बहुत सारा उपयुक्त चीज़ है। अभी हम नेटवर्क्स के बारे में सोचेंगे। नेटवर्क्स में क्या चीज़ें होती हैं, पर ये जानने के लिए पहले हमको नेटवर्क्स के बारे में जानने के लिए कुछ टर्म्स का अर्थ सीखना बहुत ज़रूरी होगी। ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं हम। एक चीज़ तो एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या होगी? एक्टिविटी में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो टास्क सब मिलके जुल के करने से वो एक एक्टिविटी बनती है। ऐसी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद एक इवेंट, एक माइलस्टोन में हम पहुंच जाते हैं। ये माइलस्टोन्स को इवेंट्स कहला जाता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है। ये क्या क्रिटिकल एक्टिविटी होगी? इसका कंप्लीशन करने से हमारा जो शेड्यूल टाइम है प्रोजेक्ट करने के लिए, वो टाइम में डिले हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट डिले होने की संभावना होती है। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बनती है। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का एक पाथ बनती है, उसको तो हम क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। ये पाथ में हमको क्या क्या देखा जाता है? क्रिटिकल पाथ की क्या मतलब बनती है? ये तो लॉन्गेस्ट पाथ है, मगर इसमें मिनिमम टाइम है। ये कितना मिनिमम टाइम में ये प्रोजेक्ट हम परिसमाप्त कर सकते हैं, वो जानने के लिए क्रिटिकल पाथ हमको बहुत उपयुक्त टूल है। इसी में प्रीसीडेसर एक्टिविटीज़ हैं, ये सक्सेसर एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को उससे पहले करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ बाद में करने की होती हैं। ये सीक्वेंसिंग की जो बात होती है वो भी हम इसमें से समझ सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को ऐसा बनता है कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ है, इट मीन्स वो साथ साथ हम कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ को डमी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ये एक्टिविटीज़ का एक दूसरा एक्टिविटी से जुड़ाव है, मगर इसी की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले वगैरह नहीं होगा, मगर ये डमी एक्टिविटी है तो उसको डमी एक्टिविटी कहते हैं। ये नेटवर्क्स का जो ज्ञान है हम प्रोजेक्ट्स में कैसे इस्तेमाल करा जाए। प्रोजेक्ट में 4 चीज़ करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए ये हमारा उपयुक्त टूल है। दूसरा है प्रोजेक्ट का नियंत्रण, परियोजन नियंत्रण करने के लिए। क्या नियंत्रण करेंगे इसमें? हम एक देख सकते हैं कौन सा एक्टिविटीज़ लीडिंग में है, कौन सा एक्टिविटीज़ लैगिंग है, वो सीक्वेंसिंग ठीक है या नहीं है, या कुछ एक्टिविटीज़ हम पूरा कर दिया है, कुछ एक्टिविटीज़ में पीछे हटाया गया है। उसको तो हम ये कर सकते हैं
कौन सा जगह से हम मैन और मटेरियल और इक्विपमेंट को वहाँ से हटा के ये लैग्ड एक्टिविटी है, पीछे रह गया है, वो कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तीसरा चीज़ हम देख सकते हैं उसमें तो कास्ट कंट्रोल है। कास्ट कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट में आप सुनते होगा कास्ट ओवररन है, टाइम ओवररन है, ये सब चीज़ हम सुनते हैं। इसका क्या मतलब बनती है, ये विलंबना है। तो ये विलंबना की वजह से खर्चा तो बढ़ रहा है, इसको तो हम नियंत्रण में लाने के लिए ये चार्ट्स भी, नेटवर्क्स, डायग्राम्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज कंट्रोल को भी हम देख सकते हैं। हमारा पास मैन है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसके तो बेहतर इस्तेमाल कैसे होगा, उसको कहाँ कंसंट्रेट करना है, ये सब चीज़ देखने के लिए हमको ये नेटवर्क्स एनालिसिस बहुत उपयुक्त हो जाता है। मगर नेटवर्क्स ड्रा करने के लिए हम फुल्करसन का जो रूल्स बनाया गया है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, वही इस्तेमाल होती है। इसीलिए एक कन्वेंशन बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। इसी की माध्यम से हम इवेंट को एक नंबर से सूचित करते हैं, एक्टिविटीज़ के लाइन से सूचित करते हैं, उसका डायरेक्शन भी सूचित करते हैं। ये सब चीज़ लेके फुल्करसन का रूल्स बनती हैं। ये ड्राइंग नेटवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी होती है। हम अभी एक नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचेंगे, कैसे नेटवर्क को हम संगठन कर सकते हैं, ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका रचना कर सकते हैं। ये नेटवर्क रचना में हमको पहली एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आपको दिया गया जो एग्जाम्पल है, इसमें ये 2 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, वो कैसे सीक्वेंस्ड है, उसका नेटवर्क डायग्राम दिया गया है। आप ये नेटवर्क डायग्राम में आप देख सकते हो। एक्सकवेशन ऑफ लैंड है, उसका तो फाउंडेशन बनाना का है, बीम्स और कॉलम्स बिल्ड करने का है, वॉल्स का है, प्लास्टरिंग कब करना है, रूफिंग कब होगी, बीम्स और कॉलम्स कब बनेगा, फर्स्ट फ्लोर का वॉल्स कैसे आएगा, प्लास्टरिंग कब होगी, रूफिंग कब होगी। ये एक्टिविटीज़ को ऐसे ही सीक्वेंस करके हम कौन सा पहले पूरी करना, कौन सा बाद में कर सकते हैं, ये जानने के लिए ये नेटवर्क डायग्राम बहुत उपलब्ध है, बहुत उपयोगी चीज़ है। अभी हम ये मुख्य उपयोगी चीज़ है, ये क्रिटिकल पाथ मेथड है। मगर क्रिटिकल पाथ मेथड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रचना करने के लिए, समझने के लिए हमको और कुछ चीज़ें, जानकारी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें तो हम इवेंट्स के बारे में सोचा था, एक्टिविटीज़ के बारे में सोचा था। ऐसे ही कोई इवेंट है, वो संभावना होने से कब से कब, ये अर्लीस्ट कब हो सकता है, उसको तो हम बोलते हैं अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। ऐसे ही ये ज़्यादा लेट होकर कब तक ये हो सकता है, उसको लेटेस्ट अकरेंस टाइम बोलते हैं। ये दोनों चीज़ में हमको ये देखना ज़रूरी है, ये अर्ली अकरेंस टाइम या लेटेस्ट अकरेंस टाइम की वजह से हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल ड्यूरेशन है वो तो इतना ही रहेगा, उसमें तो अंतर नहीं होगा। ये ऐसा अंतर ना होने की कितना संभावना है, हम ये देख सकते हैं। एक बार हम ये लेटेस्ट अकरेंस टाइम और अर्ली अकरेंस टाइम के बारे में सोच लिया, हमको ये पढ़ने के लिए, क्रिटिकल पाथ मेथड करने के लिए हम एक बैकवर्ड पास की मेथड जा सकते हैं या फॉरवर्ड पास की मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड पास में हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, ये पहली शुरू का इवेंट जो है इसी के साथ हम वो जो एक सीक्वेंस है, इसमें हम ये ऐड करते रहेंगे, ये अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है वो लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो बैकवर्ड पास में क्या करते हैं, हमारा शुरुआत है, हम इवेंट का एंडिंग से चालू करते हैं, मगर वो पीछे आते हैं या लेटेस्ट अकरेंस टाइम लेके। ये दोनों करने से हमको डिक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इवेंट्स की ओर हम जाते हैं या शुरुआत में पहुंच जाते हैं। ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होगा, ये मिनिमम टाइम कितने में हम ये पूरा कंप्लीट परियोजना समाप्त कर सकते हैं, वो जानने के लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की ये बात होती है। इसी के अंदर
हमको स्लैक्स और फ्लोट्स के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। स्लैक तो ऐसा डिफाइन किया जाता है, स्लैक का मतलब है वो कितने ज़्यादा देर हो सकता है ये इवेंट होने में। इतना देर होने से ये ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ेगा नहीं है, इसको कहला जा सकता है स्लैक है। ये स्लैक था इवेंट की हिसाब से हम इसको जोड़ते हैं, इसीलिए ये स्लैक का हमको कैसे मिलता है, तो हम पहले जो किया गया लेटेस्ट अकरेंस टाइम है, इसमें से अर्ली अकरेंस टाइम निकालने से हमको ये डिफरेंस जो मिलेगा वो हमारा स्लैक बनेगा। फ्लोट्स हैं, फ्लोट्स को एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए देयर आल्सो वो भी हमको ये बताते हैं ये स्लैक की या कितना टाइम के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं। तो ये दोनों फ्लोट्स और स्लैक्स, ये दोनों हमको ये समझाने के लिए कोशिश की करते हैं ये देरी नहीं होगा मगर हम प्रोजेक्ट टाइम पे पूरी कर सकेंगे। इसको कैसे किया जा सकता है, कहाँ स्लैक है कहाँ फ्लोट है, हमको ये जानने के लिए हम ये रिसोर्सेस और सही डिप्लॉय करके हमारा प्रोजेक्ट समय में पूर्ति करने के लिए हमको ये बहुत सारा अच्छे चीज़ हैं। ये फ्लोट को 3 तरीक़ा का दिखा सकता है, देख सकते हैं। एक तो टोटल फ्लोट बोलते हैं। टोटल फ्लोट की क्या मतलब होगा, वो मैक्सिमम डिले है, इससे ज़्यादा डिले करने से हमारा उसका एक्टिविटी का जो पीछे एक्टिविटीज़ है या बाद में एक्टिविटीज़ है वो उसमें थोड़ा कुछ असर पड़ेगा, बिना सच्चे असर वो होगा, वो उसको तो टोटल फ्लोट कहला जाता है। ये फ्री फ्लोट होती है, फ्री फ्लोट है, ये मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, इसको बाद में जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें कोई असर ना पड़ेगा, उसको तो फ्री फ्लोट कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट फ्लोट है, इंडिपेंडेंट फ्लोट की वजह से ना पीछे का एक्टिविटी या ना बाद में का एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसको तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं। अगर ये सब समझने की बाद हमको क्या ये सेशन में हमको मिल गया, हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्रिटिकल पाथ मेथड है या गैंट चार्ट्स हैं, ये सब एक टूल्स हैं। ये टूल्स इस्तेमाल करके हम परियोजना का नियंत्रण अच्छी तरह कर सकते हैं। ये नेटवर्क डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट करने से, रचना करने से हमको ये फ़ायदा होता है, तो प्रोजेक्ट का स्थिति कैसी है उसको तो हम देरी ना होने से कैसे रोका जाएगा, खर्चा कैसा बचा जाएगा या उसका रिसोर्सेज कैसे बचा जाएगा, अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब जानने के लिए हमको ये है। आप मैनेज का वेबसाइट भी देख सकते हैं, मैनेज से दिया गया मटेरियल है वो भी देख के आप और इसके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।